जीवों को अलग अलग बक्सों में रखना, उन्हें ग्रुप में बांटना, ये हम इंसानों की एक बहुत पुरानी आदत है। हाँ, और पहले तो ये जरूरत भी थी। मतलब क्या खा सकते हैं, किससे बचना है। बिल्कुल। अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने पहली बार इसे एक वैज्ञानिक शक्ल देने की कोशिश की। उन्होंने पौधों को पेड़, झाड़ी और जड़ी बूटियों में बांटा। हाँ, और जानवरों को भी सिर्फ 2 ग्रुप में, एक जिनमें लाल खून था और दूसरे जिनमें नहीं था। मतलब वर्गीकरण सिर्फ उस चीज पर आधारित था जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते थे। आज के जेनेटिक दौर में ये सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है। और आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं। कैसे हम इस सीधी सादी दुनिया से, जहां सिर्फ पौधे और जानवर थे, आर.एच. विटेकर की 5 जगत वाली दुनिया तक पहुंचे। हाँ, हमारा मिशन ये समझना है कि वर्गीकरण के नियम समय के साथ क्यों और कैसे बदले, और इन बदलावों ने हमारे लिए जिंदगी को देखने का मतलब ही कैसे बदल दिया। हम मुनेरा, प्रोटिस्टा और कवक जैसे जगत में उतरेंगे। और फिर उन रहस्यमयी चीजों पर भी बात करेंगे, जैसे वायरस जो किसी भी बक्से में फिट ही नहीं होते। तो कहानी शुरू होती है कैरोलस लिनियस की 2 जगत वाली प्रणाली से, प्लांटी और एनिमेलिया, पौधे और जंतु। आइडिया बहुत सरल था। जो हिलता डुलता नहीं वो पौधा, जो घूम फिरकर अपना खाना ढूंढता है वो जंतु। सुनने में तो बहुत साफ लगता है ना, लेकिन असल में ये ऐसा था जैसे किसी लाइब्रेरी में आपने सारी किताबें सिर्फ 2 हिस्सों में बांट दी हों, नीली कवर वाली और लाल कवर वाली। बिल्कुल सही एनालॉजी है। अंदर क्या है कोई मतलब नहीं, और यही समस्या थी। अच्छा। इस सिस्टम ने प्रोकैरियोट्स, मतलब वो कोशिकाएं जिनमें असली न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट्स जिनमें होता है, दोनों को एक साथ मिला दिया। ओह। इसने एक कोशिका वाले और करोड़ों कोशिकाओं वाले जीवों में भी कोई फर्क नहीं किया। और सबसे बड़ी गड़बड़ी ये थी कि फंगस यानी कवक उन्हें पौधों के साथ रख दिया गया था। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक जगह उगे रहते हैं? हाँ, सिर्फ इसलिए। और यहीं पर 1969 में आर.एच. विटेकर आते हैं और मतलब पूरी बाजी ही पलट देते हैं। उन्होंने 5 जगत बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। जी हाँ। तो सवाल यह है कि विटेकर का नजरिया इतना अलग क्यों था? उन्होंने ऐसा क्या देखा जो पहले किसी ने नहीं देखा था? यही विटेकर का असली जीनियस सामने आता है। उन्होंने एक तरह से जीव विज्ञानियों से कहा, ये देखना बंद करो कि कोई जीव कैसा दिखता है और ये पूछना शुरू करो कि वो असल में है क्या। मतलब सतह से हटकर जीव के बिल्कुल कोर तक जाना। बिल्कुल। सवाल ये नहीं था कि उसमें पत्तियां हैं या नहीं। सवाल ये था उसकी कोशिका का ब्लूप्रिंट क्या है, वो अपनी ऊर्जा कैसे बनाता है, उसका विकास का इतिहास क्या कहता है। वाह! तो इसका असल में क्या असर हुआ? पुरानी लाइब्रेरी का क्या बना? वो लाइब्रेरी पूरी तरह से दोबारा ऑर्गेनाइज कर दी गई। जैसे पुरानी प्रणाली में बैक्टीरिया, कवक, काई, फर्न, इन सभी को पौधा मान लिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन सब में एक कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है। हाँ। लेकिन विटेकर ने कहा, एक मिनट, बैक्टीरिया की कोशिका प्रोकैरियोटिक है, बहुत ही आदिम, जबकि फर्न की कोशिका यूकैरियोटिक है, मतलब बहुत एडवांस्ड। ये तो ऐसा जैसे एक साइकिल और एक स्पेसशिप को एक ही गैराज में खड़ा कर देना। सिर्फ इसलिए कि दोनों में पहिए हैं। बिल्कुल। और कवक के बारे में क्या, उन्हें क्यों अलग किया गया? विटेकर ने देखा कि कवक की कोशिका भित्ति पौधों की तरह सेल्यूलोज से नहीं बल्कि काइटिन नाम के एक अलग ही पदार्थ से बनी है। काइटिन, ये वही है जिससे कीड़ों का बाहरी कंकाल बनता है। और कवक अपना भोजन बनाते नहीं है, वे दूसरों से सोखते हैं। तो उन्होंने इस पूरे ग्रुप को उठाकर एक बिल्कुल नया अलग जगत बना दिया। फंगी। हाँ, फंगी। तो अचानक से जीवों की दुनिया में सब कुछ बदल गया। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का क्या हुआ? विटेकर ने सभी प्रोकैरियोटिक जीवों के लिए एक खास किंगडम बनाया, मोनेरा। ये बैक्टीरिया का अपना घर है। और फिर सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों के लिए एक और किंगडम, प्रोटिस्टा। जी। और यहीं एक बहुत मजेदार बात हुई। क्लैमाइडोमोनास, जो एक तरह की काई है और जिसे पहले पौधों में गिना जाता था, और अमीबा, जिसे पहले जानवरों में, हाँ। दोनों अचानक एक ही किंगडम प्रोटिस्टा में पड़ोसी बन गए। बिल्कुल, क्योंकि अब नियम बदल गया था। अब ये मायने नहीं रखता था कि कोई पौधे जैसा है या जानवर जैसा। अब मायने ये रखता था कि उसकी कोशिका यूकैरियोटिक है और वो एक कोशिकीय है। बस इस एक सोच ने जीव विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। ठीक है, तो चलिए इन नए जगतों के अंदर झांक कर देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पुराने और सबसे ज्यादा फैले हुए जगत से, मोनेरा, यानी बैक्टीरिया की दुनिया। ये हर जगह है।
कहते हैं हमारे शरीर में जितनी हमारी अपनी कोशिकाएं हैं उससे ज्यादा तो बैक्टीरिया हैं। सही बात है। एक मुट्ठी मिट्टी में करोड़ों बैक्टीरिया हो सकते हैं और ये उबलते पानी के झरनों से लेकर गहरे बर्फीले समुद्र तक हर जगह जिंदा रह सकते हैं। इनकी असली खासियत इनके आकार में नहीं बल्कि इनके काम करने के तरीकों में है ना? हाँ बिल्कुल। इनकी उपापचयी विविधता मतलब मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसी भी दूसरे जगत से कहीं ज्यादा है। ये लगभग कुछ भी खाकर ऊर्जा बना सकते हैं। एक मिनट, मैंने सुना है कि मोनेरा में 2 बहुत अलग तरह के ग्रुप हैं, आद्य बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। जब दोनों ही बैक्टीरिया हैं तो इन्हें अलग अलग क्यों रखा गया है? बहुत अच्छा सवाल है। पहला ग्रुप है आद्य बैक्टीरिया। इन्हें आप बैक्टीरिया की दुनिया के एक्सट्रीम एथलीट समझ सकते हैं। अच्छा, ये उन जगहों पर रहते हैं जहां कोई और रहने की सोच भी नहीं सकता, जैसे हेलोफिल जो इतने ज्यादा खारे पानी में रहते हैं जहां नमक के क्रिस्टल बन जाते हैं, ओह और थर्मोएसिडोफिल भी जो गर्म गंधक के झरनों में रहते हैं, सही। और मीथेनोजेन भी जो दलदली इलाकों में और गाय भैंस की आंतों में रहते हैं। वही हैं जो गोबर से मीथेन गैस यानी बायोगैस बनाते हैं। और दूसरा ग्रुप है यू बैक्टीरिया। हाँ, सच है बैक्टीरिया। ये हमारे आसपास हर जगह हैं। इनमें से कुछ जैसे साइनोबैक्टीरिया पौधों की तरह ही धूप से अपना भोजन बनाते हैं। ये वही हैं जो कभी-कभी तालाबों के पानी को पूरा हरा कर देते हैं। और बहुत से यू बैक्टीरिया हमारे लिए काम भी करते हैं, दूध से दही बनाना, एंटीबायोटिक्स बनाना। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल, हैजा, टाइफॉइड जैसी खतरनाक बीमारियां भी इन्हीं की देन है। और इसी ग्रुप में एक बहुत ही अजीब सदस्य है, माइकोप्लाज्मा। हाँ, शायद दुनिया की सबसे छोटी जीवित कोशिका, और इसके पास सेल वॉल तक नहीं होती। ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। तो विटेकर ने सभी प्रोकैरियोट्स को मोनेरा के अपने खास घर में भेज दिया। लेकिन यूकैरियोट्स की दुनिया में भी कुछ ऐसे जीव थे जो न तो पूरे पौधे थे, न ही जानवर। एक नई पहेली थे और इनके लिए एक नया जगत बनाया गया, प्रोटिस्टा। इसे कई बार जीव विज्ञान का कचरादान या मिसलेनियस फाइल भी कहा जाता है ना? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ उन सभी एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को रख दिया गया है जो कहीं और फिट नहीं होते, और इसी वजह से ये जगत बहुत ही विविध और दिलचस्प है। जैसे कि कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। एक तरफ इसमें डाइटम है। ये छोटे छोटे जीव हैं जो सिलिका यानी कांच के बने खूबसूरत बक्सों में रहते हैं। कांच के बक्सों में? जी, ये इतने ज्यादा हैं कि समुद्र में पैदा होने वाली ज्यादातर ऑक्सीजन इन्हीं की देन है। जब ये मरते हैं तो इनके कांच के घर समुद्र के तल पर जमा होते जाते हैं और करोड़ों साल बाद डायटोमी मृदा बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम टूथपेस्ट से लेकर पॉलिशिंग तक में करते हैं। बिल्कुल सही। ये तो कमाल है। और कोई अजीब सदस्य? यूग्लिना जैसा जीव, ये रुके हुए मीठे पानी में पाया जाता है। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि अगर इसे धूप मिले तो ये एक पौधे की तरह अपना भोजन खुद बना लेता है। अच्छा। लेकिन अगर इसे अंधेरे में रख दें तो ये एक जानवर की तरह दूसरे छोटे जीवों का शिकार करने लगता है। क्या मतलब ये एक ऐसा जीव है जो अपनी जरूरत के हिसाब से पौधा या जानवर बन सकता है? ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। ये अनुकूलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी जगत में प्रोटोजोआ भी आते हैं, जानवरों के आदिम रिश्तेदार। हाँ, अमीबा, पैरामीशियम और मलेरिया फैलाने वाला परजीवी प्लाज्मोडियम, ये सब इसी ग्रुप के सदस्य हैं। तो आप देख सकती हैं कि प्रोटिस्टा एक बहुत ही मिलीजुली दुनिया है। अब आते हैं उस जगत पर जिसे विटेकर ने पौधों की दुनिया से निकालकर अपनी एक अलग पहचान दी, कवक यानी फंगी। जी। मशरूम, रोटी पर लगने वाली फफूंद और यीस्ट। ये गरम और नमी वाली जगहों के शौकीन होते हैं, इसलिए तो हम खाना फ्रिज में रखते हैं ताकि वो फफूंद से बचा रहे। बिल्कुल, और इनकी बनावट भी बहुत अलग है। यीस्ट को छोड़ दें तो बाकी सभी कवक पतले पतले धागों से बने होते हैं जिन्हें हाइफी कहते हैं। और इन धागों का जो जाल बनता है उसे माइसीलियम कहते हैं। सही, यही वो हिस्सा है जो मिट्टी या ब्रेड के अंदर फैलता है। मशरूम तो बस उस माइसीलियम का फल है जो हमें दिखाई देता है। और इनके पोषण का तरीका भी इन्हें सबसे अलग बनाता है। हाँ, ये परपोषी हैं, लेकिन जानवरों की तरह खाना निगलते नहीं हैं। ये अपने शरीर से पाचक एंजाइम बाहर छोड़ते हैं जो इनके भोजन को बाहर ही पचा देते हैं, और फिर ये उन पोषक तत्वों को सोख लेते हैं। बहुत ही अनोखा तरीका है। मैंने सहजीवन के बारे में भी सुना है, जहां कवक दूसरे जीवों के साथ मिलकर रहते हैं। हाँ, और इसमें ये माहिर हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन कोई एक जीव नहीं है, है ना? नहीं, ये एक कवक और एक शैवाल की पार्टनरशिप है। शैवाल धूप से दोनों के लिए भोजन बनाता है और कवक उसे रहने की जगह, पानी और खनिज देता है।
एक परफेक्ट टीम वर्क। तो विटेकर की 5 जगत प्रणाली ने दुनिया को समझने का एक नया तरीका दिया। लेकिन क्या ये एकदम परफेक्ट है? ऐसा लगता है कुछ जीव अभी भी सिस्टम से बाहर हैं। जैसे वायरस। हाँ, वायरस। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। यही इस सिस्टम की सीमा है। वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन जैसी चीजें किसी भी जगत में फिट नहीं होती, क्योंकि वे असल में कोशिका हैं ही नहीं। वे जीवन की परिभाषा के किनारे पर खड़े हैं। बिल्कुल। तो चलिए सबसे मशहूर सदस्य से शुरू करते हैं, वायरस। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन्हें जिंदा माना जाए या मुर्दा। ये जीव विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है। जब वायरस किसी कोशिका के बाहर होता है तो वो नमक के दाने की तरह एक बेजान क्रिस्टल होता है। मतलब उसमें कोई हरकत नहीं होती? कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही वो किसी जिंदा कोशिका के संपर्क में आता है, वो जाग उठता है। तो ये एक तरह का बायोलॉजिकल ज़ॉम्बी है? आप कह सकते हैं, ये एक बायोलॉजिकल हैकर है। इसके पास अपना कोई सिस्टम नहीं है, तो ये कोशिका के सिस्टम में घुसकर उसे हाईजैक कर लेता है। और कोशिका को मजबूर करता है कि वो अपने सारे काम छोड़कर बस हजारों नए वायरस बनाए? हाँ, और जब कोशिका फट जाती है तो ये हजारों वायरस नई कोशिकाओं को हाईजैक करने निकल पड़ते हैं। जुकाम, फ्लू, एड्स, ये सब इन्हीं हैकर्स का काम है। और इनकी बनावट? हद से ज्यादा सरल। अंदर थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए या आरएनए, दोनों का भी नहीं। और बाहर एक प्रोटीन का खोल, जिसे कैप्सिड कहते हैं। बस। क्या वायरस से भी ज्यादा अजीब कुछ है? हाँ, हैं। 1971 में टी.ओ. डाइनर ने वायरॉइड्स की खोज की। ये वायरस से भी छोटे होते हैं। उनसे भी छोटे? हाँ, ये बस जेनेटिक मटेरियल यानी आरएनए के नंगे टुकड़े हैं। इनके पास प्रोटीन का खोल भी नहीं होता, फिर भी ये पौधों में खतरनाक बीमारियां फैला सकते हैं। ये तो और भी डरावना है। और प्रायोन तो शायद सबसे अजीब है। बेहद अजीब। ये सिर्फ प्रोटीन है, इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, न डीएनए न आरएनए। सिर्फ प्रोटीन? हाँ, ये बस गलत तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन हैं। लेकिन जब ये किसी सामान्य प्रोटीन को छूते हैं तो उसे भी अपनी तरह गलत मोड़ देते हैं। ये एक चेन रिएक्शन की तरह फैलता है और दिमाग को स्पंज जैसा बना देता है। मैड काउ रोग और इंसानों में सीआर जेकब रोग इन्हीं की वजह से होता है। जी, ये सोचना भी अविश्वसनीय है कि सिर्फ एक गलत आकार का प्रोटीन इतना विनाशकारी हो सकता है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने अरिस्तु के समय से, जहां सिर्फ पौधे और जानवर थे, विटेकर के 5 जगतों तक का सफर तय किया। और हमने ये भी देखा कि वर्गीकरण सिर्फ लिस्ट बनाने का काम नहीं है, बल्कि ये जीवन की जटिलता और उसके विकास की कहानी को समझने का एक शक्तिशाली जरिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सही सवाल पूछना कितना जरूरी है ना? बिल्कुल। जब विटेकर ने यह पूछना शुरू किया कि एक जीव की कोशिका कैसी है और वो ऊर्जा कैसे बनाता है, तो हमें जवाब में 5 जगतों का एक बिल्कुल नया नक्शा मिला। तो क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या हमने सब कुछ समझ लिया है? बिल्कुल नहीं। विज्ञान कभी रोकता नहीं। वर्गीकरण भी एक लगातार विकसित होने वाली चीज है। आज जेनेटिक टेक्नोलॉजी की मदद से? हाँ, आज हम जीवों के डीएनए को सीधे पढ़ सकते हैं। इससे हमें उनके रिश्तों के बारे में ऐसी बातें पता चल रही हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब वैज्ञानिक एक 3 डोमेन सिस्टम की बात कर रहे हैं। कहानी अभी जारी है। और आज की इस पड़ताल से एक सवाल हम सभी के लिए। हमने जीवन को उन लक्षणों के आधार पर बांटा है जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन वायरस जैसे जीव जो जिंदा और मुर्दा के बीच की लकीर को धुंधला करते हैं, और प्रियॉन जो सिर्फ गलत तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन है, क्या ये हमें जीवन की हमारी अपनी परिभाषा पर ही फिर से सोचने के लिए मजबूर नहीं करते? जीव विज्ञान की और कौन सी बुनियादी धारणाएं हैं जो भविष्य में हमारी नई खोजों के साथ बदल सकती हैं?